कोलकाता केमन आछो भालो आछे। देखिए कोलकाता को ना मैच जीतना पड़ेगा, बड़ा जरूरी है क्योंकि पिछले साल के चैंपियन अभी तक 3 मैच हुए, सिर्फ एक मैच जीते। कोइंसिडेंटली हैदराबाद का भी वही हाल है, वो फाइनलिस्ट थे लेकिन जो स्टार्ट में देखने को मिला है 3 मैच में से एक मैच जीते, मतलब पिछले साल के फाइनलिस्ट अभी नंबर 10 और नंबर 8 पे है। तो भाई जीत की शुरुआत तो एक टीम की होगी। कौन सी टीम है, चलिए आइए उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं आरसीबी बनाम गुजरात टाइटंस के मैच की। मुझे लगता है देखिए जिस तरह से पावर प्ले में वो पिच को भांप नहीं पाए आरसीबी के बल्लेबाज, पावर प्ले में 4 विकेट गंवाई, वहीं पे लगभग मैच खत्म हो गया था। उसके बाद जरूर वो लियाम लिविंगस्टन की एक फाइटिंग बैटिंग देखने को मिली थी। मैंने एक ट्वीट भी किया था कि मैं बात करूंगा कि किस तरह से लियाम लिविंगस्टन राशिद खान को अच्छा खेल रहे थे, स्पिन को अच्छा खेल रहे थे। अगर आपने देखा होगा कि उनका जो स्टांस था फास्ट बॉलर को ज्यादा अपराइट था, लेकिन स्पिनर को जब खेल रहे थे थोड़ा ज्यादा लो थे, पावर पोजीशन में थे और पिछला पैर थोड़ा ज्यादा बेंड हो रहा था। तो ओवरऑल देखे लियाम लिविंगस्टन ने जरूर एक फाइटिंग पारी खेली। टीम डेविड का भी आखिर में कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिले, लेकिन जिस तरह से शुरुआत की गुजरात टाइटंस ने, मेरे उससे पहले वीडियो में एक बात की थी मैंने कि जॉस हेजलवुड ना स्टंप में अभी तक एक भी गेंद मार नहीं पाए थे, जो जिन्होंने 48 गेंदें डाली थी इससे पहले, इस मैच से पहले। क्या किया फिर साई सुदर्शन ने, पहले से तैयार थे कि शॉर्ट ऑफ लेंथ आने वाली है, लैप लगाएंगे। लैप पे छक्का लगाया था। ज़्यादातर उनको वो अपनी रणनीति हेजलवुड को वो बदलनी पड़ेगी अगर पिच के मुताबिक, बल्लेबाज के मुताबिक। खैर ओवरऑल देखा जाए गुजरात टाइटंस की कमाल की ये जीत। ज़रूर एक परेशानी का सबब है राशिद खान का फॉर्म। अगर उनका फॉर्म आ गया तो सामने साई किशोर जो है वो जबरदस्त गेंदबाजी कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उनके पास कंट्रोल कमाल का है। वो जिस तरह से कैरम बॉल का इस्तेमाल करके लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कुणाल पंड्या को भी आउट किया था, पूरी तरह से फॉक्स किया। लेकिन सबसे बढ़िया जो मजा आया और जो गुजरात के फैंस को भी मजा आया होगा, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी देख के। पावर प्ले में जिस तरह से गेंदबाजी की, जो उनकी सीम पोजीशन है वो भी अब ज्यादा सीधी आने लगी है। इसका मतलब निप थोड़ी ज्यादा बेहतर है, रिदम बहुत अच्छा है, पेस ऑफ द पिच देखने को मिल रही है। वॉबल सीम की जब गेंदबाजी करते हैं वहां पे भी एक धार नजर आ रही है। माइजरली गेंदबाजी की, 3 विकेट में निकाली, लेकिन पावर प्ले में जिस तरह से दमखम दिखाना चाहिए था एक्स आरसीबी को इस चिन्ना समय पिच पे, वो दिखाया अपनी पुरानी आरसीबी टीम के सामने। तो ओवरऑल गुजरात टाइटंस के बहुत सारे पॉजिटिव्स। हम बात करते रह जाएंगे कि बैटिंग जो है ना वो थोड़ी थिन है, लेकिन लास्ट के 2 मैच में कोई फर्क पड़ा नहीं है। सो वेल डन गुजरात, आवा दे। तो चलिए अब बात करते हैं आने वाले मैच की, जो है केकेआर बनाम एसआरएच कोलकाता में। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि मैचअप क्या हो सकते हैं। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती बनाम कौन 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 कौन, यस मिस्टर हेड, ट्रेविस हेड। देखिए हमने देखा था चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ एक गेंद डाली, वहां पे खड़ी हो गई थी गेंद। वहां पे एक और बार वो मैचअप देखने को मिल सकता है। वैभव अरोरा का मैचअप ट्रेविस हेड के सामने देखने को मिल सकता है। और साथ ही में मोहम्मद शामी बनाम सुनील नारायण और क्विंटन डिकॉक, ये देखने को मिल सकता है। तो कुछ मैचअप्स है जिसके बारे में ये पूरे मैच जब चलेगा उसमें बात होगी, लेकिन चलिए कॉम्बिनेशन पे देख लेते हैं कि कोलकाता क्या कॉम्बिनेशन के बारे में सोच सकती है। देखिए सबसे पहले तो सुनील नारायण ओपनिंग कर रहे हैं, पिछले साल बहुत अच्छा किया था। उनके बदौलत मुझे लगता है कि वो चैंपियनशिप जो मिली थी वो एक बहुत बड़ा पहलू था उनका फॉर्म। अभी वो फॉर्म देखने को मिला नहीं है, और खास करके जब सीमिंग कंडीशन होती है उन्हें दिक्कत आती है। लेकिन केकेआर शायद उन्हें परसिस्ट करना चाहेगा आगे जाके, शायद अजिंक्य रहाणे टेम्प्टेड हो ओपन करने के लिए, लेकिन देखना होगा कि वो होगा कब। क्विंटन डिकॉक का फॉर्म में रहना वो बड़ा जरूरी, एक्सपीरियंस लेके आते हैं। तो ये 3 खिलाड़ी तो आपको देखने को मिलेंगे। बाद में वेंकटेश अय्यर है, उन पे बड़ा दांव लगाया है, उनका फॉर्म रहना बड़ा जरूरी है। बल्लेबाजी तो चली नहीं इतनी जितनी आपको उम्मीद रहती है। रिंकू सिंह स्पिन के सामने कितना अच्छा खेलते हैं ये देखना होगा। खैर ये जो प्लेइंग 12 है उसमें वैभव अरोरा आ जाए, अगर 9 नंबर का इम्पैक्ट बैट्समैन आपको नहीं चाहिए तो वो वापस आएंगे, क्योंकि उनकी गेंदबाजी बड़ी ज़रूरत होगी। और दूसरा मुझे लगता है ना, एक और जो फास्ट बॉलर है जिसके बारे में सोच सकते हैं वो नोकिया, अगर वो फिट है तो स्पेंसर जॉनसन के सामने उनको खिलाया जा सकता है उनकी जगह पे, क्योंकि एक हिट द बॉलर आपको चाहिए। स्पेंसर जॉनसन ने अभी तक वो फायर किया नहीं है जिस तरह से उनको उम्मीद है। जरूर लेफ्ट आर्म गेंदबाज है, बाउंस है उनके पास, लेकिन एनरिक नोकिया उस पिच पे जहाँ पे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है तेज़ गेंदबाजों को, वहाँ पे आके कुछ कमाल कर सकती है, ये उम्मीद रही कि केकेआर को। तो अगर बदलाव करना है तो सिर्फ एनरिक नोकिया के बारे में सोच सकती है केकेआर, बाकी वही टीम के साथ जा सकती है। एक छोटा सा ट्रिविया देता हूँ आपको। एंड्रे रसल 15 मैन ऑफ द मैच जीते आईपीएल में, 15 में से 11 पता है कहाँ है, ईडन गार्डन्स में आए हैं। तो उम्मीद यही रहेगी केकेआर के फैंस को कि भाई ईडन गार्डन वापसी कर रहे हैं
और ये हैदराबाद के सामने ना अपना असली मसल दिखाए, रसल द मसल, उन पे जिम्मेदारी रहेगी। उनका मैचअप पैट कमिंस के सामने कैसा रहता है वो जरूर देखना होगा, वो क्या प्लानिंग करके उनके सामने गेंदबाजी करते हैं और ये काउंटर कैसा करते हैं, क्योंकि इस बार ऐसा लग रहा है कि उनके जो सीनियर खिलाड़ी है ना उनको बहुत दम लगाना पड़ेगा, चाहे वो एंड्रे रसल हो, चाहे वो सुनील नारायण हो, चाहे फिर बाद में अजिंक्य रहाणे जो आईपीएल के सीनियर खिलाड़ी है, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी रहेगी। बाकी खिलाड़ी ऐसा लग रहा है कि अपनी लय प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो केकेआर से उम्मीद यही रहेगी इन खास करके 3 खिलाड़ियों से कि वो गेम चलाए, मैच जिताए, चाहे वो गेंदबाजी में या बल्लेबाजी में। और देखिए कोलकाता ना ये भी टेम्पटेड होगी कि क्या हमारे पास मोइन अली है, 3 लेफ्ट हैंड बल्लेबाज टॉप 3 में आते हैं, क्या उनके बारे में सोचें? बहुत मुश्किल होगा क्योंकि 4 क्वालिटी उनके पास ओवरसीज खिलाड़ी हैं, लेकिन सोचेंगे ज़रूर उसके बारे में। तो चलिए अब हैदराबाद के बारे में बात कर लेते हैं। हैदराबाद का जो सबसे परेशानी वाला सबब है, मुझे लगता है कि उन्हें क्लैरिटी जो अभी तक मिली है उस पर कोई शुभ आना नहीं चाहिए कि उन्हें क्लैरिटी मिली है, ताबड़तोड़ खेलना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है, अटैकिंग क्रिकेट खेलना है। उन्हें एक माहौल भी बनाया हुआ है, एक अच्छा कल्चर भी लग रहा है। इसी वजह से अनिकेत वर्मा जो यंग खिलाड़ी है वो आए, उन्होंने ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला है, खास करके स्पिनर के सामने। आप प्लेइंग 12 में अगर देखें तो मुझे लगता है कि एक चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, वियान बुल्डर की जगह पे एडम ज़ैम्पा के बारे में सोच सकते हैं। 2 रिस्ट स्पिनर इस पिच पे, कोलकाता के ईडन गार्डन के पिच पे अच्छे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़े नंबर्स निकालेंगे पिछले कुछ साल के, रिस्ट स्पिनर के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो 2 रिस्ट स्पिनर अगर क्वालिटी आपके पास चले जाए, क्योंकि ज़ीशान अंसारी ने डेब्यू में 3 विकेट निकाली, अच्छी गेंदबाजी की, तो वो आपको मिल जाते हैं। और साथ ही में एक्सपीरियंस गेंदबाजी में मोहम्मद शामी मिल जाते हैं, आपको हर्षल पटेल मिल जाते हैं, पैट कमिंस मिल जाते हैं। और अगर फिर आपको छठा ऑप्शन चाहिए तो नीतीश कुमार रेड्डी भी आपके पास है। सो ओवरऑल आपके पास काफ़ी ज़्यादा विकल्प है, एक बदलाव से ज़्यादा बदलाव ना करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर करना चाहिए, सब अटैकिंग खेले लेकिन एक खिलाड़ी को डेजिग्नेटेड कर दीजिए जो विकेट गिरने पे ना थोड़ा संभाल के खेले और लंबी पारी खेले। मुझे लगता है वो काम नीतीश कुमार रेड्डी कर सकते हैं। टेस्ट मैच में शतक लगाया है इंडिया के लिए, भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के सामने मैं वो मैच में कमेंट्री कर रहा था, अलग सा माहौल था। संभाल के भी खेलना आता है इन्हें, बड़े शॉट भी लगाना आता है, तो वो ऐसे मोल्ड का खिलाड़ी है जो अपने आप को ना बदल सकता है। जिस तरह से मैच की पोजीशन चल रही है, सिचुएशन चल रही है, सिचुएशनल खिलाड़ी लगते हैं मुझे। खैर, क्या वो हैदराबाद करेंगी नहीं करेंगी पता नहीं, लेकिन एक बदलाव के अलावा बहुत ज़्यादा करना नहीं चाहिए। नजरें क्लासन पे भी रहेगी अनिकेत वर्मा, उनके बारे में बात करनी होगी, क्योंकि अनिकेत वर्मा 20 गेंदें खेले स्पिनर्स की और 8 छक्के लगाए। क्या कमाल का टैलेंट उभर के आया है। स्पिन के सामने बहुत अच्छा खेले, 300 के से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट है उनके सामने, लेकिन यहाँ पे ना स्पिन का चैलेंज भी एक मुख्तलिफ होने वाला है। सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, ये आपको टॉप क्वालिटी के स्पिनर्स मिलने वाले, क्या उनके सामने उसी अंदाज से खेलेंगे? और एक और चीज़ मुझे लगता है केकेआर अनिकेत वर्मा के सामने कर सकती है कि एंड्रे रसल को लगाए और शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल करे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के सामने अभी तक पूरी तरह से टेस्ट हुए नहीं है। तो अनिकेत वर्मा को अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस हैं तो ये सोचना होगा, और फैंस भी यही सोचेंगे कि शॉर्ट बॉल को किस तरह से काउंटर करते हैं, और ये क्वालिटी ऑफ जो स्पिन है जो अलग से मिस्ट्री लेके आती है, उनके सामने किस तरह से खेलेंगे, ये एक चैलेंज रहेगा। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच इसलिए भी है क्योंकि हैदराबाद एक बेबाक अंदाज में खेलती है और सामने मिस्ट्री स्पिनर्स है। कोलकाता को रोकना आता है मिस्ट्री स्पिनर्स के साथ उस अटैकिंग अंदाज को। क्या एक और बार हो सकता है कि जिस तरह से बैंगलोर चेन्नई गई, चेन्नई में उनके घर को हराया, गुजरात बैंगलोर गई, गुजरात ने बैंगलोर को उनके घर में हराया, अब हैदराबाद कोलकाता आई है, क्या हैदराबाद हराएगी कोलकाता को उनके घर में? तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर वो स्पिनर का दबदबा रहेगा ना तो कोलकाता का पलड़ा भारी रहेगा। मैं बैक करूंगा केकेआर को, आप किसे बैक कर रही है ज़रूर बताइएगा मुझे।